डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीकली करंट अफेयर 11 से 17 जुलाई। यस, मेरे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं कल नहीं कर पाया, लेकिन डेफिनेटली कई बार मैंने मंडे को किया है। इस सीरीज को मैं जारी रखूंगा जब तक कि मेरे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं अगस्त सितंबर तक। सो लेट अस बिगिन। इस वीक में क्या दिखता है, यदि आप ओवरऑल देखें इंटरनेशनल रिलेशन में, तो बाइडेन की जो विजिट है 13 से 16 जुलाई को वेस्ट एशिया की, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, वो पूरे न्यूज में छाया रहा पूरे वीक भर। और आप इसमें एक दो बातें आपको जरूर आईआर में याद रखनी चाहिए कि यूएस अभी हेजमन है, मतलब वर्ल्ड का एकमात्र सुपर पावर है। रसिया कहीं उसके सामने टिकता नहीं है, चाइना उभर रहा है, तो उसकी नजर हर जगह है। इंडो पैसिफिक पे उसने क्वाड बनाया, चाइना को काउंटर करने के लिए उसने आईपीईएफ बनाया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। अभी आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी उसने जो है एक ग्रुप बनाने की कोशिश की है। अब उसकी नजर जो है वेस्ट एशिया पे है। वो वहां पे भी उसने एक क्वाड बनाया, वेस्ट एशिया क्वाड, उसको I2U2 नाम दिया गया। क्यों दिया गया वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां पे जाने का एक पर्पस, कई एनालिस्ट ये कहते हैं कि वो तेल का मामला है जो ऑलवेज रहा है, क्योंकि रसिया के वॉर के चलते रसिया यूक्रेन में तेल की सप्लाई कम हुई है, रसिया से गैस और तेल की। तो सऊदी अरब को वो थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि ईज आउट ऑफ प्रेशर। सऊदी अरब से यूएसए का रिलेशन बहुत खट्टा हो गया था जब से वो जमाल खाशोगी की हत्या करा दी थी वहां एलिजिडली, वहां के क्राउन प्रिंस ने। उसके बाद से उसको ह्यूमन राइट को लेकर के उसको एक पारिया स्ट्रेट मतलब जो तनखैया, जिसको कि आप समाज से बहिष्कृत करते हैं, इस टाइप का यूएसए ने करने की कोशिश की थी सऊदी अरब को, लेकिन वो अब उनको डाइल्यूट अपना इंस्टेंस करना पड़ता है। वेस्ट एशिया में जो यूएसए का दूसरा मामला जो है वो इजराइल और फिलिस्तीनी को लेके है। आपको पता है कि इजराइल का कितना करीबी नाता है यहूदी ज्यूज होने के चलते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का वो जड़ माना जाता है। उसके चलते जो जायोनिस्ट मूवमेंट है, जो सेपरेट स्टेट इजराइल का, उसको 100% सपोर्ट अमेरिका का मिलता रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से। उससे जो है मुस्लिम वर्ल्ड हमेशा दुखी रहा, क्योंकि जो फिलिस्तीन स्टेट नहीं बन पाया। तो ये सब बातों को लेकर के वहां पे वो गए हैं। सबसे पहले वो इजराइल गए, इजराइल के बाद वो वहां से उड़ करके वो फिलिस्तीन के कंट्रोल वेस्ट बैंक एरिया में गए, और वहां से सऊदी अरब गए। वहां पे जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक भी हुई, उसमें 3 और स्टेट ने भाग लिया। ये सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सो ये परिदृश्य आपको इंटरनेशनल रिलेशन में दिखता है। वहां पुतिन जो है वो भी काउंटर करने के लिए वो अभी ईरान जा रहे हैं, फिर शायद सीरिया और या, तो वहां पे देखेंगे तो आप ईरान, सीरिया, ये सब जो है वो पुतिन के तरफ है। बाकी तो जो वेस्ट एशिया है वो अभी यूएसए के तरफ ही देख रहा है। रिसेंटली, अब क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। रिसेंटली ऑन 14 जुलाई 2022 फर्स्ट I2U2 लीडर समिट हेल्ड ऑन वर्चुअल मोड। सर मोदी जी ने भी भाग लिया। तो इसमें जो 4 कंट्री हैं, जैसे क्वाड है, ये क्वाड है, क्वाड मतलब 4 कंट्री। उस क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, यूएसए है, इजराइल है, यूएई है। अब इसको I2U2 क्यों बोलते हैं? 2 I है, इंडिया I, इजराइल I, और 2 U है, यूएसए और यूएई, इसलिए I2 2 I और 2 U। तो सऊदी अरबिया इसका पार्ट नहीं है, यही इसका सही आंसर हो गया। अब इसमें जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पे ही ज्यादा चर्चा हुई है। Which US president visited maximum number of times to West Asia? ये क्विज क्वेश्चन है जीके। इसमें जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे, 2 उनके फादर भी प्रेसिडेंट थे, तो वो उनको इसलिए विजिट करना पड़ा था कि उन्होंने वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया था 2001 में 9/11 के बाद, और उसको उन्होंने जो है वॉर ऑन टेरर को नाम दिया था ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ये भी पूछा जाता है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अटैक कर दिया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने अफगानिस्तान पे, तालिबान रेजिम को खत्म कर दिया। फिर इराक पे अटैक किया, जिससे कि काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था, वो अलकायदा के ठिकानों पे करते रहे उसके बाद भी। तो इन्होंने सबसे ज्यादा बार जो है वेस्ट एशिया की विजिट इनको करनी पड़ी थी। When इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? आपको मैं हर वीडियो में कोई डे जो होता है बताता हूँ। इस वीक में जो है 11 जुलाई को फॉल किया है
इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे। उस दिन सेंसिटाइज किया जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या खतरा। यहाँ हम लोग माल्थस को याद कर सकते हैं। माल्थस का जो पॉपुलेशन थ्योरी है, उनका ये कहना था कि पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक रफ्तार से बढ़ती है, जो उसके संसाधन है उसको सपोर्ट करने के लिए वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बढ़ती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब 1 2 3 4 सॉर्ट ऑफ, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 2 4 8 से। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो फिर बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, कोरोना आएगा और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, तो फिर पॉपुलेशन बैलेंस होगा। माल्थस थ्योरी। तो इन सब सेंसिटाइज करने के लिए पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करें, कैसे लोगों को संसाधन मुहैया कराएं, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन सब को लेकर के इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि गल्फ, यहाँ पे ग्रीन कलर पे मत जाएगा, ये नया क्वेश्चन है, गलती से छूट गया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक हुई, लेकिन उसको GCC+3 कहा गया। GCC+3 मतलब 3 और कंट्री भी उसमें शामिल हो गए जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पार्ट नहीं है। वो 3 कंट्री में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसकी बैठक जो है 16 जुलाई 2022 को हुई, उसी टाइम में जबकि जो बाइडेन जो है वो सऊदी अरेबिया की बैठक में सऊदी अरेबिया के दौरा कर रहे थे, और सऊदी अरेबिया के ही शहर में जो है रियाद में इसकी बैठक हुई, जो कि GCC का हेडक्वार्टर भी है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये GCC+3 में कौन 3 नेशन है, चौथा नेशन कौन नहीं है? तो इसमें इराक है, जॉर्डन है, इजिप्ट है। तो ईरान नहीं है, ईरान हो भी नहीं सकता। ईरान के साथ तो USA का 36 का आंकड़ा है, तो इसीलिए ईरान सही है। GCC के बारे में जान लीजिए, ये 1981 में सेटअप किया गया था। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ पर्सियन गल्फ नेशन है। आप यदि ज्योग्राफी देखेंगे तो एक ऐसे गल्फ घुसा हुआ है, उसको पर्सियन गल्फ कहते हैं। उस गल्फ के आसपास जो कंट्री हैं वही इसके मेंबर हैं, जिसमें कि बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया और UAE है। सबसे बड़ा कंट्री इसमें सऊदी अरेबिया है, और यमन इसमें अभी तक शामिल नहीं है, जो कि अरबियन पेनिनसुला का पार्ट है। यमन को लाने की कोशिश हो रही है। इसकी हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है। इस बार ये बैठक जो है जो बाइडेन के जाने पे वहां हुई, उसमें 3 और कंट्री ने भाग लिया, वो है इराक, जॉर्डन और इजिप्ट। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी जो ग्रीन है इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये नया क्वेश्चन है। ग्रीन का मतलब ये होता है मेरे वीडियो में कि पिछले बार क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं छोड़ देता हूँ। 2 स्टेट थ्योरी USA का जो है मिडिल ईस्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, क्योंकि जो बाइडेन जब इजराइल गए और फिर वहां से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में गए, तो उन्होंने 2 स्टेट थ्योरी की बात की कि हम उस 2 स्टेट प्रिंसिपल पे अभी भी कायम है। वो 2 स्टेट प्रिंसिपल क्या है, इसको हटा दीजिए, ये पहले का है। 2 स्टेट थ्योरी जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 स्टेट ऑफ इजराइल एंड फिलिस्तीन इन द रेस्ट वाइल फिलिस्तीन लैंड। जो हिस्टोरिकली जो है फिलिस्तीन का एक लैंड था, उसको इंग्लैंड जो है वो शासन करती थी 1947 तक, वर्ल्ड वॉर तक। 1948 में जो है उसको 2 टुकड़ा कर दिया गया, एक इजराइल बना गया, एक फिलिस्तीन। लेकिन वो फिलिस्तीन कभी स्टेट बन नहीं पाया, उसमें इजराइल ने उस पर अटैक किया, उसका कुछ एरिया ले लिया, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पे जो है थोड़ी बहुत अभी, लेकिन वो पूर्ण जो नेशन स्टेट का दर्जा फिलिस्तीन को नहीं मिला है। और ये मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक जो है दुख का एक कारण है कि इजराइल तो बन गया और वो सब पे धौंस भी जमाता है अमेरिका की मदद से, वेस्टर्न वर्ल्ड की मदद से, लेकिन जो अरब का जो फिलिस्तीन था वो बेचारा बिना राज्य के रह गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम 2 स्टेट प्रिंसिपल पे कायम है कि फिलिस्तीन भी स्टेट बनना चाहिए। अब ये तो कहने की बात है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है रियलिज्म में। होने को तो यह है कि इजराइल को हम अमेरिका 100% सपोर्ट करता है। Which leader is the front runner to succeed Boris Johnson as leader of the Conservative Party? अब जो लीडर, आपको पता है कि बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा उनके वेवार्ड लाइफ स्टाइल के चलते मेनली, और भी वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंग्लैंड में जो है घट गई, तो इन सब के चलते उनको रिजाइन करना पड़ा। जो उसके बाद जो कंजर्वेटिव पार्टी तो मेजोरिटी में है, तो उसमें लीडरशिप की दौड़ शुरू हो गई। उस दौर में एक इंडियन भी जो है शामिल है, उनका नाम है ऋषि सुनाक। और अभी 2 राउंड जो वहाँ बहुत ही मल्टीपल राउंड जो है, एक तरह का वोटिंग होती है विद इन कंजर्वेटिव पार्टी, और उसमें 2 राउंड में वो सबसे आगे चल रहे हैं ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक जो है वो दामाद हैं जो एन नारायण मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के संस्थापक, उनकी बेटी से, मैं ये सब बहुत ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया, लेकिन जो मैं नेट पे पढ़ा है, उनके ये पति हैं। तो एक बहुत बड़ी बात होगी कि यदि ऋषि सुनाक जो है बनते हैं प्रधानमंत्री। वैसे कई लोग कहते हैं कि लास्ट मोमेंट में, ये सब उनके साथ रेस में है, सब मंत्री उतरी रहे हैं। लिज ट्रस जो है फॉरेन मिनिस्टर, लोग कहते हैं कि एक इंडियन को तो बनने देंगे नहीं, तो अल्टीमेटली जो है वो नहीं बनेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अभी तक जो है, कल परसों तक जो है फ्रंट रन वो थे।
Who won the 2022 विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप? यहाँ पे मैं हमेशा आपको लॉन टेनिस के बारे में बोलता हूँ, मैं लॉन टेनिस पसंद भी करता हूँ। इसकी बहुत सारी टूर्नामेंट होती है वर्ल्ड टेनिस फेडरेशन के तहत, लेकिन उसमें जो 4 जो होते हैं सबसे बड़े टूर्नामेंट, उसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम, उस ग्रैंड स्लैम में भी जो सबसे महान चैंपियनशिप इंग्लैंड की है विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप। इसमें जो सबसे पहला साल में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है ग्रैंड स्लैम, सेकेंड जो है फ्रेंच ओपन होती है मई में या जून में, और जून के लास्ट में जो है विंबलडन होती है, और अगस्त में जो है यूएस ओपन होता है। इस बार का जो विंबलडन है वो जीता है, यस, ये प्लेयर ने जो एक महान प्लेयर है जोकोविक। जोकोविक कहाँ के हैं? सर्बिया में भी, चेक कर लीजिएगा, सर्बिया के होंगे, इस तरह का नाम विक उन्हीं का होता है। जोकोविक जो है वो राफेल नदाल के साथ इनका चल रहा है कि कौन ज्यादा चैंपियनशिप जीतेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि राफेल नदाल ने जो है फ्रेंच ओपन फिर से जीत लिया था, तो विंबलडन इन्होंने फिर से जीता है, तो ये दोनों में रेस चल रही है महानतम बनने की। और यहाँ पे जो वुमेन में जीता है उनका नाम भी जान लीजिए विंबलडन, इनका नाम है एलेना रैबाकिना, उन्होंने विंबलडन जीता वुमेन का। यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड वेस्ट एशिया फ्रॉम 13 to 16 जुलाई, जो इस वीक का पूरा घटना ही उन्हीं पे आधारित है। विच कंट्री ही विजिटेड फर्स्ट, सबसे पहले जो गए वो है इजराइल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इजराइल को तो 100% समर्थन यूएसए का रहता है। अब इस जेंटलमैन के चलते, इनकी हत्या के चलते जो है यूएसए और सऊदी अरब का रिलेशन खट्टा हुआ या खराब हुआ। इनका नाम है जमाल खशोगी। तो वो कौन थे? तो जमाल खशोगी बेसिकली एक जर्नलिस्ट थे, बहुत फेमस डिसिडेंट थे। वहां पे जो एब्सोल्यूट मोनार्किज्म है सऊदी अरेबिया में, उसकी वो बुराई करते थे, ऑथर थे, क्रिटिक थे, और ऐसा एक आरोप लगाया जाता है कि वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं, जिनको MBS कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान, उनके इशारे पे शायद उनकी हत्या कर दी गई। और वो हत्या जो हुई वो सऊदी कंसुलेट जो इस्तांबुल में है वहाँ पे 2018 में हुई। उसके बाद से जो है ये रिलेशन दोनों का काफी जो है वो खराब हो गया। इसमें शायद ये भी बात है कि ये शायद यूएस की सिटीजनशिप भी इन्होंने लिया था, ये आप चेक कर सकते हैं नेट पे, इसलिए यूएस भी उससे जुड़ा हुआ था। तो उसकी हत्या से यूएस काफी आहत हुआ खशोगी के, और उसने जो है एक तरह से रिलेशन अपना तोड़ लिया था, लेकिन अभी बाइडन के जाने से वो रिलेशन फिर से हरा हुआ है। Who is the ex-president of श्रीलंका? गोतबाया राजपक्षे, आपको पता है वो भाग करके पहले मालदीव गए, लेकिन उसके बाद कहाँ गए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, और यस वो चले गए सिंगापुर। क्यों गए सिंगापुर? ये नेट पे पढ़ सकते हैं। सिंगापुर से क्या नाता है श्रीलंका का, वो भी आप जान सकते हैं, है नाता। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? अब ये तो राजपक्षे फैमिली, तो उसने रूल किया था, वो उसके भाई कभी प्रधानमंत्री बनते थे, फिर दूसरा भाई राष्ट्रपति, इस तरह से राजपक्षे परिवार जो है काफी सालों से वहां पे एक तरह से ओलिगार्च जैसे जो है रूल कर रहे थे। लेकिन देखिए कि समय का पहिया कैसे होता है, उनको कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? अब एक अजीब सिचुएशन हुई, प्रेसिडेंट तो भाग गया, फिर उसको रिजाइन करना पड़ा, तो एक इंटरिम प्रेसिडेंट वो बना जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर से ही रिजाइन कर चुका था। तो अजीब सी सिचुएशन है ये। रानिल विक्रमसिंघे हैं, इनको बनाया गया। अब वहां नया प्रेसिडेंट चुनने की प्रक्रिया चल रही होगी, आजकल में हो रही है। लोग जो हैं सड़कों पे हैं। डेमोक्रेसी देखिए श्रीलंका का क्या दिखाता है कि अल्टीमेटली पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होती है। जब पीपल सड़कों पे निकल आते हैं तो सत्ता जो है खत्म हो जाती है। ऑन विच डे फ्रांस सेलिब्रेटेड बेस्टाइल डे? इसको प्रोनाउंस तो मैं गलत कर रहा हूँ, फ्रेंच में आप कुछ बेसाइल कुछ बोलते होंगे, बेसिल डे, ऑल्सो नोन एज फ्रांस नेशनल डे या इंडिपेंडेंस डे। वो किस दिन मनाते हैं? एंड बेस्टिल क्या होता है? बेस्टाइल का जो किला है वो फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुई थी 14 जुलाई 1789, उस दिन जो है फ्रांस में आंदोलन हुआ था, लोग सड़कों पे आए, और बास्तिल का जो किला था जहां पे कि कैदियों को रखा जाता था, राजनीतिक कैदियों को, उसको उन्होंने तोड़ दिया, जला दिया। तो उसके याद में ही उसी दिन फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 14 जुलाई। हु इज जैक सुलिवान? ये भी काफी न्यूज में थे। क्यों न्यूज में थे? ये हैं कौन, पहले जान लीजिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के, जैसे अपने यहाँ अजीत डोभाल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, वही जो है अमेरिका की अजीत डोभाल है, कह लीजिए। अब ये इसलिए न्यूज में थी कि जब वेस्ट एशिया का दौरा हो रहा था 13 से 16 जुलाई तक जो बाइडन का, तो सबसे ज्यादा बयान इन्हीं का आ रहा था कि ये करना है, ये है, सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहां से ऐसे होगा, लाइक दैट। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, शायद कहीं पे आपको यूज हो जाए।
What was the name of the accord through which Israel and UAE established diplomatic ties in 2020? ये एक महान accord था जिससे कि पहली बार इजराइल का किसी भी वेस्ट एशियन कंट्री के साथ सीधा जो है डिप्लोमेटिक नाता बना उस तरह से। उस accord का नाम था अब्राहम accord। अब्राहम जो है आप यहाँ पे जान लीजिए, अब्राहम रिलीजन जो है, ये जो तीनों मेन रिलीजन जो है, ज्यूज मतलब कि ज्यूज रिलीजन को आप क्या कह सकते हैं, जोरास्ट्रियन या ज्यूज रिलीजन कह लीजिए, और जो क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, ये तीनों जो है ये अब्राहम रिलीजन कहे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों एक ही धारा से निकले हुए हैं और उसी के अलग अलग जो हैं वो तीनों मेन रिलीजन है। इस पे आप आगे और पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु आर पार्ट ऑफ अब्राहम रिलीजन। ऐसा नहीं कि यही तीन रिलीजन, और भी रिलीजन अब्राहम रिलीजन, लेकिन मेन अभी जो दुनिया में तीन रिलीजन इससे, तो उसी के नाम पे ये अब्राहम एकॉर्ड था जो कि यूएसए ने ब्रोकर किया था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही पा रहा हूँ, हु कंट्री मेडिएटेड द अब्राहम एकॉर्ड? तो ये अमेरिका ने किया था और इसमें जो एकॉर्ड पहले हुआ वो हुआ इजराइल एंड यूएई का, बाद में इसमें बहरीन और मोरक्को ने भी ज्वाइन कर लिया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। Which West Asian country recently opened its air space for Israel? अब एक गुडविल दिखाते हुए सऊदी अरबिया ने यह कहा कि इजराइल की जो प्लेन है वो हमारे ऊपर से उड़ सकती है, हमारे यहाँ वो उतर भी सकती है, फ्यूल रिफ्यूलिंग भी कर सकती है। ये पहले अलाउड नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई क्योंकि सऊदी अरबिया का लैंड मास बहुत बड़ा है और उसको अवॉइड करने के चलते इजराइल से जो भी फ्लाइट आप लेते ना, यदि आपको इधर आना है इंडिया तो आपको बहुत परेशानी थी क्योंकि वो सऊदी अरब से फ्लाई नहीं कर पाता। अब यहाँ पे ये जो फ्लाई जो ऊपर करने का जो मामला होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान से झगड़ा हो जाता है या इंडिया चाइना का हो जाता है तो चाइना के ऊपर से उड़ना बंद हो जाता है, तो बहुत सारी फ्लाइट इंडिया की चाइना से नहीं उड़ेगी, पाकिस्तान से नहीं उड़ेगी, तो उसका जानते हैं काफ़ी ज़्यादा रूट चेंज हो जाता है और आपको बहुत और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई कंट्री अपने ऊपर से आपको उड़ने दे रहा है। तो ये सऊदी अरबिया वो कंट्री है जिसने कि अपना एयर स्पेस को ओपन कर दिया इसराइल के लिए। इसी के साथ हम लोग जो है इंटरनेशनल रिलेशन को करते हैं खत्म और देखते हैं कि इंडिया, जिसमें कि कोई बहुत ज्यादा हलचल तो हुई नहीं, इंडिया का न्यूज देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ खोज नहीं पाया जो कि एग्जाम में आने लायक हो। जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो उस पर मैंने थोड़ा सा दिया है, उसमें कुछ रेट बढ़े भी हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव की गूंज रही, उस पर मैंने क्वेश्चन बनाया है। राष्ट्रपति की चुनाव 18 जुलाई, आज ही राष्ट्रपति की चुनाव हो रही होगी, तो उसको तो हम लोग खत्म करते हैं। तो लेट अस सी क्या निकल के आता है। Which pilgrimage place recently faced the cloud burst? तो क्लाउड बस्ट क्या है, पहले तो ये हम लोग बाद में इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिलीजियस प्लेस जो है पिलग्रिमेज ने काफी परेशान हुए, कुछ लोग मरे उसमें, वो थी अमरनाथ धाम की जो यात्रा होती है जम्मू कश्मीर में, वहां पे ये क्लाउड बस्ट हो गया। अब क्वेश्चन है कि ये क्लाउड बस्ट होता क्या है। ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, मैं हमेशा आपको 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी का देता रहता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और ये एक कंपटीशन में आता भी है। क्लाउड बस्ट आपको लगता होगा कि कहीं बादल फट गया। बादल फटना एक फ्रेज है, उसका मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे इतनी ज्यादा बारिश हो जाए जो कि 6 महीने में कहीं पे होती है, तो क्या होगा, फ्लैश फ्लड आ जाएगा, बहुत सारी चीज बह जाएंगे। और यदि पहाड़ों पे यदि क्लाउड बस्ट हो जाए, मतलब एक ही बार पानी बरस जाए एक ही जगह पे, तो उसमें भूस्खलन हो जाता है क्योंकि मिट्टी ढीली पड़ जाती है, तो उसमें कई लोग मर सकते हैं क्योंकि नीचे लोग वॉक लेते हैं, ट्रेवल करते हैं, ऊपर से पहाड़ गिर पड़ता है, तो एक विभीषिका आ जाती है। तो क्लाउड बस्ट क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन ए वेरी शॉर्ट प्लेस, मतलब एक स्मॉल एरिया में इस टाइप का यदि हो जाए। जैसे कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहता है क्लाउड बस्ट इज सडन हैवी फॉल, बहुत तेज, ऑफ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब समझिए 10 सेंटीमीटर रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, मतलब पूरे इंडिया में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, तो पूरे साल भर जितनी बारिश हो रही है उसका 1/2 जो है 1/10 एक ही दिन में एक जगह पे हो जाए, एक ही स्टेशन पे हो जाए 1 घंटे में, तो सोचिए क्या हालत होगी, मतलब जलजला आ जाता है, मतलब यही समझ लीजिए। रेन इवेंट इज टर्म्ड एज क्लाउड बस्ट, तो क्लाउड बस्ट आपको जानना चाहिए। Who is the opposition candidate for president election in scheduled on प्रेसिडेंट इलेक्शन 18 जुलाई को आज है, उसमें जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं उन ये जनाब हैं, ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के रह चुके हैं बीजेपी सरकार में वाजपेयी के टाइम में, इनका नाम है यशवंत सिन्हा। वैसे इनके जीतने की संभावना लगभग नगण्य है। जो द्रौपदी मुर्मू है वो चूंकि बीजेपी एनडीए की कैंडिडेट है, उनको कई अपोजिशन पार्टी ने भी बाद में सपोर्ट कर दिया क्योंकि वो ट्राइबल है, वुमेन है, तो उनके जीतने के 100% चांस हैं। अब नए जो पॉलिटिकल लीडर जो प्रचार में प्रकाश में आए इस वीक में, वो हैं
ये महाशय जनाब जिनको कि बीजेपी और एनडीए ने अपना वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नियुक्त किया, मतलब कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट किया, और एक तरह समझिए जब नॉमिनेट किया तभी उन पर मुहर लग गई कि वही नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो आप इनको पहचान लीजिए, ही विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका नाम जो है वो है जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ क्या है, अभी वो गवर्नर है वेस्ट बंगाल के। इनका काफी ताना तानी चलता है वहां के चीफ मिनिस्टर से, और ये बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी सही है। वैसे ये आते हैं राजस्थान से। Who is the opposition candidate of vice president election? अब अपोजिशन ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, वैसे उसके जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल एमपी भाग लेते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सभी एमपी, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। उसमें चूंकि बीजेपी की मेजोरिटी है इसलिए बीजेपी कैंडिडेट जीतेंगे, लेकिन फिर भी अपोजिशन तो अपोजिशन होता है, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है, और वो ये कैंडिडेट है, इनका नाम है मार्गरेट अल्वा, जो कि काफी मिनिस्टर, काफी जगह गवर्नर रही हैं कांग्रेस की लीडर। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन होता है जीएसटी मैटर में, जो सारे मैटर को डिसाइड करता है। अभी आज ही की बैठक में उन्होंने काफी चीजों, दूध दही इन सब पे भी जीएसटी लगाया है, लोग काफी इस पे डिबेट कर रहे हैं कि अच्छा है बुरा है, जो भी है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि पहले के वैट और कई एक्साइज इन सबको मिला दिया गया है, एक सिंगल टैक्स है। आपको यहाँ पे ये भी जानना चाहिए कि जीएसटी में जो है कुछ चीजें शामिल नहीं है, ये भी एक कंट्रोवर्शियल है, क्यों नहीं है। पेट्रोल जीएसटी में नहीं है, वो अलग से टैक्स लगता है, और शराब भी नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल जो है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जीएसटी काउंसिल में हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और उसको हेड करते हैं इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी निर्मला सीतारमण है। ये मैंने पिछले बार का एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया है, मैं डिस्कस करूंगा नहीं, आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, और ये सब जो एक्रोनेम है ये आपको पूछे जा सकते हैं, जरूर देख लीजिएगा। और इसमें जो एनपीसीआई के बारे में भी थोड़ा जान लीजिएगा। वेब 3 मैंने पिछली बार बताया था, ये पढ़ लीजिए। ये डिसेंट्रलाइज वेब है, जो न्यू टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन, आईओटी और डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग को यूज करता है। इसके बारे में मैंने काफी कुछ लिखा था, उसको पढ़ लीजिए। ये भी मैंने पिछले बार का मैं छोड़ दे रहा हूँ। येलो वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग, रेड ग्रीन, ये वीक भर ऐसा होता रहा, ये क्या है वेदर वार्निंग, ये पढ़ लीजिएगा। रूपी बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऐसा बॉन्ड जो इंडियन कंपनी जारी करती है लेकिन उसका जो पेमेंट करती है वो फाइनल वो रूपी में ही होता है, इससे फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और इसको इंटरनेशनल मार्केट में अब एक्सेप्ट किया जाने लगा है। इसको मसाला बॉन्ड भी कहते हैं, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मसाला बॉन्ड। Who votes in vice president election, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Who votes in president and who votes in vice president? वाइस प्रेसिडेंट में केवल जो है ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सभी मेंबर भी करते हैं, एमएलए भी करते हैं जो इलेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के वोटर में, कि वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड जो एमपी होते हैं वो भी वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड एमपीज या नॉमिनेटेड एमएलए वोट नहीं करते हैं। सो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट। और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा कर्तव्य बताना है, अभी भी 1 महीने से भी ज्यादा समय है, शायद 1 महीने के आसपास, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इसके बारे में तो आप सुनते सुनते थक गए होंगे, यदि नहीं तो जान लीजिए ये एक टेस्ट सीरीज है, इसमें 21 टेस्ट पेपर अभी पड़े हुए हैं। यदि आप आते हैं तो आपको सारे मिलते हैं, सारे गाइड्स भी मिलते हैं और गाइडेंस भी मिलती है लाइव। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं, तो आप एक नॉमिनल कॉस्ट पे तो नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल पे भेजें, आपको गाइड की जाएगी। इस तरीके से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं भरसक कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों के जवाब देने का। प्रश्न छोटे रखें जिसे 1-2 लाइन में दिया जाए, और ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछे, सब्जेक्टिव नहीं। ऐसा मत पूछे कि सर मुझे बताइए बुक लिस्ट, अब मैं आपको 1 पेज का जवाब नहीं दे सकता, या बताइए सर मुझे तो याद ही नहीं होता तो क्या क्या करें कि याद हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज ना पूछें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका जवाब सीधा सीधा दिया जा सकता है। अदरवाइज जो मैं वीडियो में बताता हूँ उसको गौर से सुने। ओके, बी हैप्पी, बी हेल्दी, रिमेन सेफ। मिलेंगे अगले वीक।